गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में। विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक जागरूकता किसे कहते हैं। ये प्रश्न बोर्ड में कई बार आ चुका है कि जो चार संस्थाओं का निर्माण किया गया, ये चार संस्थाएं जहां विधिक जागरूकता के चार स्तर होते हैं: राष्ट्रीय विधिक जागरूकता, राज्य विधिक, जिला विधिक और तहसील विधिक। तो ये चार प्राधिकरण बनाए गए हैं, चार सेवा समितियां बनाई गई है। इसके साथ ही हमने बताया था कि सेवा संस्थान के द्वारा 1987 में सेवा संस्थान के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं अंश के नियमों एवं कानूनों को जानकारी समाज के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य ही विधिक जागरूकता कहलाती है। तो जो काम कानूनों के बारे में जानकारी दी थी, अब देखिए ये कानून कि हमारी विधिक जागरूकता लोगों में उत्पन्न करने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं। जिसमें देखिए न्यायिक अधिकारीगण एवं विधिक जागरूकता टीम द्वारा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, सार्वजनिक स्थानों पर विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाता है। ये शिविर जहां विद्यालयों, महाविद्यालय और सार्वजनिक स्थानों में लोगों को प्रेरित करते हैं कि हमारे देश में कौन कौन से कानून बने। दूसरा उपाय बताया है कि 8 मोबाइल वैनें ऐसी है जिनके माध्यम से गांव-गांव में लोक अदालत एवं विधिक जागरूकता अभियान चलाया जाता है। तीसरा उपाय बताया है हमारे आकाशवाणी और दूरदर्शन के द्वारा, यानी रेडियो और दूरदर्शन व कम्युनिटी रेडियो पर नियमित कानून की बात, एक धारावाहिक आता है कानून की बात, तो साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारण किया जाता है। ये विधिक संस्था के द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। जिसमें देखो दूरदर्शन राजस्थान पर प्रत्येक शनिवार को सायं 7 बजे से 7:30 बजे तक कार्यक्रम आता है दूरदर्शन पर कानून की बात। और राजस्थान के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर यानी प्रत्येक रविवार को रेडियो पर सायं 5:45 बजे से 6 बजे तक कानून की बात का विधिक जागरूकता हेतु जनहित में प्रसारण किया जा रहा है। इसके साथ चौथा उपाय है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पर्चे व लघु पुस्तिकाएं छपाकर वितरित कराई जाती है। तो ये उपाय महत्वपूर्ण है बोर्ड 2021 के लिए। चारों उपाय आपको याद कर लेने हैं। अब देखिए राजस्थान स्तर पर देखा जाए तो विधिक सेवा के रूप में कौन कौन सी हेल्पलाइन दी गई है। तो देखिए हमारे श्रीमान सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर द्वारा टेलीफोन नंबर दिए हैं, फैक्स नंबर दिए हैं और हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। इनके माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। और जिला स्तर पर है अध्यक्ष और सचिव जिला विधिक प्राधिकरण का संचालन होता है। तहसील स्तर पर अध्यक्ष तहसील विधि सेवा समिति के द्वारा संचालित होता है। अब देखिए हमारे राजस्थान में प्रमुख लाभकारी नियम और योजनाएं चल रही है अभी। जैसे ये योजनाएं, पहला है दुर्घटना मृत्यु पर सहायता। कोई भी असंगठित क्षेत्र में अगर कोई पंजीकृत श्रमिक है, जैसे मान लो नरेगा मनरेगा में काम करने वाला कोई वर्कर है, अगर उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, तो 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। फिर चिकित्सा अनुदान राशि योजना भी दी गई है कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं, जॉब कार्ड जिनके बना हुआ है, उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता भी दी जाती है। जब उसका कोई इलाज हो रहा हो तो 1 लाख रुपए तक की सहायता सरकार देती है। फिर निर्माण श्रमिकों के बच्चों की छात्रवृत्तियां भी देती है समय समय पर ये संस्थाएं। जिसमें देखो कक्षा 6 से 8 तक के जहां दिया है 1,000 रुपये छात्रा को, 1,500 रुपये छात्रवृत्ति राशि। कक्षा 9th में अगर किसी श्रमिक का बच्चा पढ़ता है 9 से 12वीं तक, तो छात्र के लिए सरकार 2,000 रुपये देती है और छात्रा के लिए 2,400 रुपये छात्रवृत्ति देती है। अगर किसी श्रमिक का बच्चा स्नातक स्तर पर पढ़ रहा है तो 4,000 रुपये छात्र को देंगे और श्रमिक की छात्रा को देंगे 5,000 रुपये। इसी तरह से कोई स्नातकोत्तर कर रहा है, पीजी कर रहा है, तो उसको 6,000 रुपये छात्र को और छात्रा को 8,000 रुपये योजना के तहत दिए जाते हैं प्रति वर्ष। इसी तरह से एक योजना है प्रसूति सहायता योजना। तो प्रसूति जो दी गई है, जब
किसी महिला के बच्चा होता है तो उसके लिए 2 प्रसव के लिए सरकार एक प्रसव पर 6,000 रुपये नगद राशि देती है, 2 प्रसव तक देती है, 2 बच्चों तक ही देती है 6,000 रुपये। राजस्थान विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी योजना भी संचालित है कि कोई भी पंजीकृत श्रमिक है जिसके जॉब कार्ड बना हुआ है तो उसकी जीवन की सुरक्षा के लिए ये पेंशन योजना भी निर्धारित है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, इसमें कहा गया है कि कोई भी पंजीकृत श्रमिक महिला जो गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी पद पर है, किसी भी पद पर, तो कहते हैं कि उसके बच्चा जन्म लेने से पूर्व 6 सप्ताह तक और जन्म के बाद 6 सप्ताह तक उसकी मजदूरी सहित अवकाश पाने का अधिकार होगा। उसे सरकार मुफ्त में वेतन देती है। बच्चा जन्म होने से 6 सप्ताह पहले और बच्चा जन्म होने के 6 सप्ताह तक के दिनों की पूरी राशि सरकार उसको देती है। इस प्रकार ये सरकार के द्वारा संचालित है। फिर देखिए 7वीं दी है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए राज्य बीमा व कर्मचारी भविष्य निधि योजना भी चलाई जा रही है। जो सरकारी कर्मचारी होती है उन योजनाओं में राज्य बीमा योजना संचालित होती है, उसको उसमें राशि जमा करानी पड़ती है और एक साथ मिल जाती है। इसी तरह से बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बनाया गया कि 21 वर्षीय कम आयु का लड़का और 18 वर्षीय कम आयु की लड़की अगर शादी बाल विवाह कहलाते हैं। ये कहते हैं कि एक दंडनीय अपराध है। छात्र जहाँ है बालक 21 वर्ष का होना चाहिए, बालिका 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। अगर इससे कम में किसी का विवाह करते हैं तो उसके माँ बाप को 2 साल तक की कड़ी सजा भी मिल सकती है या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी मिल सकती है। तो इन नकल विरोधी कानून ये उन बच्चों के लिए है जो बोर्ड परीक्षाएं देते हैं। 1992 में परीक्षाओं के दौरान कोई नकल अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पकड़ा जाता है, कहते हैं कि उसको 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है और नकल करने वाले छात्र के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, तो उसे स्कूल से निष्कासित भी कर सकते हैं। फिर एक है सूचना का अधिकार RTI। सन 2005 में सूचना का अधिकार मिला भारतीय उपभोक्ताओं को RTI के तहत कि भारत के संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। RTI का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू इंफॉर्मेशन की पूरी हिंदी है सूचना पाने का अधिकार। तो देखिए जनता जहां आजादी के बाद में संविधान ने हर नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता दी है, जनता टैक्स देती है, इसलिए जनता को ये जानने का अधिकार है कि उसके द्वारा चुकाई गई रकम सही कामों में खर्च हुई है या नहीं। तो सरकार की जनता के प्रति पूरी जवाबदेही रहती है। सरकार को जवाब देना पड़ता है जनता को। किसी भी नागरिक द्वारा मांगने पर सरकारी अधिकारी कोई भी कर्मचारी उस सरकार का सूचना देना होता है। सूचना जानकारी लेना नागरिकों का अधिकार बताया गया है, इसलिए यह सूचना हम किसी भी अधिकारी से ले सकते हैं। जिसे मान लो अपनी ग्राम पंचायत के अधिकारी से हम अपने ग्राम पंचायत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इसका पैसा कितना आता है और किस कार्य में लगाया जाता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जब हमारी संसद के द्वारा 15 जून 2005 को ये लोकसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून पूरे देश में 13 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। यानी 15 जून 2005 को लोकसभा में ये कानून बना और यह संसद में बहुमत से पारित होकर के फिर राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति ने 13 अक्टूबर 2005 से इसको कानून पक्का कानून दे दिया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत देश के नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं कि वो कौन कौन सी सूचनाएं ले सकते हैं, उन नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हैं। जिसमें देखिए हर नागरिक को अधिकार है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी भी विभाग की जानकारी प्राप्त कर सकता है भारत का प्रत्येक नागरिक। दूसरा अधिकार मिला जनता को कि कोई भी नागरिक दस्तावेज का रिकॉर्ड देख सकता है, सरकारी कार्यालय का रिकॉर्ड देख सकता है या दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां उसको भी ले सकता है। तीसरा अधिकार मिला है कामों को देख सकेगा कि सरकार जितने भी काम करा रही है तो भारत का कोई भी नागरिक उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है।
चौथा कार्य दिया है, काम में आने वाली सामग्री के नमूने ले सकेगा। कंप्यूटर सीडी फ्लॉपी में भी सूचना ले सकेगा। मजदूरी के मस्ट्रोल, लॉग बुक, टेंडर के दस्तावेज, केस बुक, विभाग की योजनाएं आदि की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है कि मजदूरी में क्या क्या काम करवाया जाता है, किस प्रकार उसके पास केस बुक है या नहीं है, ऐसी सारी टेंडरों की जानकारी कोई भी नागरिक ले सकता है। अब देखिए सूचना प्राप्त करने का तरीका कैसे है। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, अब आपको किसी कार्यालय की जानकारी प्राप्त करनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कि कोई भी नागरिक को सूचना लेना चाहता है तो उसे पहले एक प्रपत्र तैयार करना पड़ता है, उसका आवेदन देना पड़ता है उस कार्यालय में कि मैं सूचना प्राप्त करना चाहता हूँ। आवेदन पत्र में जहां साथ ही 10 रुपए नगद पोस्टल ऑर्डर के रूप में जमा कराने होते हैं, सूचना लेने का ये चार्ज बताया गया है। अब देखिए क्या क्या कर सकते हैं। अगर सूचना बड़े आकार के कागज की नकल की हो तो अलग राशि देनी होगी। अगर सीडी या फ्लॉपी बनानी है तो आपको 50 रुपए जमा कराने पड़ेंगे, तब किसी कार्यालय से आपको सीडी या फ्लॉपी मिल सकती है। इसके साथ ही फोटोकॉपी अगर आप लेना चाहते हैं सरकारी कार्यालय से तो उस काम की फोटोकॉपी के 2 रुपए प्रति पृष्ठ के आपके लगेंगे। रिकॉर्ड या दस्तावेज देखने के लिए 10 रुपए जमा कराने के बाद आप 1 घंटा निःशुल्क रिकॉर्ड देख सकते हैं और उसके बाद हर 15 मिनट पर आपको कम से कम 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आवेदन को 30 दिन के अंदर सूचना प्राप्त कर सकेंगे और व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता के बारे में 48 घंटे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सहायक सूचना अधिकारी 35 दिन में आपको सूचना मंगवा करके दे देगा। अगर इस समय अवधि के अंदर सूचना न मिलने पर सूचना देने से इनकार माना जाएगा। तो इस प्रकार आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ये बताया गया है कि सूचना नहीं देने पर कोई भी सरकारी कार्यालय का अधिकारी अगर सूचना नहीं देता है तो उसके जुर्माना भी बताया गया है। ये बताया जाता है कि सूचना देने वाला अधिकारी बिना किसी सही कारण के आवेदन लेने से मना करता है या जानबूझ करके अधूरी या भ्रमित सूचना देता है तो कहते हैं कि 250 रुपये रोजाना यानी कुल 25,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है उस अधिकारी की अगर सूचना नहीं लेता है तो। सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सिफारिश कर सकता है। तो इस प्रकार ही कहते हैं अगर कोई अधिकारी आपको सूचना नहीं देता है तो आप उसकी कंप्लेंट सूचना आयोग को शिकायत कर सकते हैं। अब कौन सी सूचनाएं नहीं मिल सकती इसके बारे में बताया गया है कि अगर देश से संबंधित कोई सुरक्षा संबंधी सूचना हो, तो ये बताया राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना यानी किसी भी देश की सुरक्षा से संबंधित सूचना नागरिक को नहीं मिलेगी। सुरक्षा रणनीति, विज्ञान, आर्थिक मामलों की गोपनीय जानकारी नहीं ले सकते। विदेशों से प्राप्त गोपनीय सूचनाएं भी आपको नहीं मिलेगी और जिससे न्यायालय, संसद या विधानसभा के अधिकार के अंतर्गत हनन हो वो भी नहीं मिलेगी। गुप्तचर ब्यूरो जिसको कहते हैं सीबीआई, कहते हैं कि सीमा सुरक्षा बल, अपराध या जिससे सुरक्षा को खतरा हो ऐसी सूचनाएं आपको नहीं मिलेगी। तो ये वेरी मोस्ट है कि कौन कौन सी सूचनाएं नागरिकों को नहीं मिल सकती। 5 बिंदु है, ये वेरी वेरी मोस्ट है। फिर देखिए सूचना अधिकारी कौन कौन होते हैं जिसके बारे में हम कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो अपनी ग्राम पंचायत में सूचना अधिकारी होता है सेक्रेटरी, जिसको सचिव या ग्राम सेवक कहते हैं। तो आपको ग्राम पंचायत की सूचना सेक्रेटरी देगा। पहले आपको सरपंच से अनुमति लेनी पड़ेगी, सरपंच आपको अनुमति देगा, फिर उस कार्यालय से आप सूचना ले सकते हैं। पंचायत समिति स्तर पर जाते हो तो विकास अधिकारी डीओ देगा, डेवलपमेंट ऑफिसर। जिला परिषद से अगर शिकायत लेना चाहोगे तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी देगा और अगर नगर पालिका में जाओगे तो वहां एक सरकारी अधिकारी होता है जिसको अधिशासी अधिकारी कहते हैं। राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त संस्था में अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आपको सूचना देगा। किसी विश्वविद्यालय में जाओगे तो विश्वविद्यालय में आपको कुल सचिव उसकी जानकारी देगा। अगर किसी सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष के अधीन वरिष्ठतम अधिकारी आपको जानकारी देगा। अगर शासन सचिवालय में जाते हो
तो सचिव प्रसार सुधार विभाग आपको सूचना देगा, कोई भी सूचना लेना चाहते हो। अब देखिए अपील का समय कि आप कब अपील कर सकते हैं। तो कहते हैं कि लोक सूचना अधिकारी से सूचना मिलने के 30 दिन के अंदर उस अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील की जा सकती है। कि आप किसी भी जानकारी के प्राप्त 30 दिन में उसकी सूचना ले सकते हैं, 30 दिन तक आपको सूचना दे सकता है। अब जो अपील अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो आप ग्राम पंचायत में हो और सेक्रेटरी से सूचना लेना चाहते हो, तो देखिए कि ग्राम सेवक की अपील सरपंच को, कहने का अर्थ ग्राम सेवक की अपील सरपंच को करनी पड़ती है। फिर सरपंच उस सेक्रेटरी से, उस सचिव से आपको सूचना दिलवाता है। विकास अधिकारी की अपील आपको प्रधान से करनी पड़ेगी, जो पंचायत समिति लीडर बनता है जिसको कहते हैं प्रधान। और अतिरिक्त कलेक्टर की अपील करनी है तो जिला कलेक्टर से आपको अनुमति लेनी पड़ती है, प्रथम अपील की जा सकती है। 30 दिन में सुनवाई नहीं होने पर दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग को करनी होगी। अगर आपको 30 दिन में कोई सूचना नहीं मिल रही है तब आप उसकी दूसरी शिकायत, दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में कर सकते हो कि इस अधिकारी ने हमें कोई सूचना नहीं दी। तो ये था बच्चों आपका लेसन नंबर 18। इसके प्रश्न हैं वो सारे करने हैं आपके, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं हटाया गया है, इसलिए इसके छोटे प्रश्न, अभ्यास प्रश्न लघुतरात्मक वाले और निम्नात्मक वाले प्रश्न आपको रिवाइज करने हैं, याद करने हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो आप इनको याद कीजिए, याद नहीं होंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। अपन मनमर्जी से जो लिखते हैं उसमें मार्क्स नहीं मिलते हैं, यानी किताब में जो दी गई बातें हैं वो ही याद करनी पड़ती है। तो इसी के साथ आपका लेसन नंबर 18 पूरा होता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। धन्यवाद।